उसके बारे में जानेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो भारत के भौतिक प्रदेश को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें कि भौतिक प्रदेश होता क्या है। भौतिक प्रदेश भौगोलिक विविधताओं से युक्त एक विलग प्रदेश होता है जो अपने समीपवर्ती प्रदेश से अलग होता है। यानी भौगोलिक विविधताओं की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र में केवल पर्वत है तो उसे पर्वतीय प्रदेश कह दिया जाता है, मैदान है तो मैदानी प्रदेश कह दिया जाता है, अगर पठार है तो पठारी प्रदेश बोल देते हैं। अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से विलग होता है, यानी अगर पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो वो मैदानी क्षेत्रों से उच्चावचीय स्वरूपों के आधार पे अलग होता है। अब अगर आते हैं हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश पे, तो भारत के अगर भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र पे अगर आप देखें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक काफी विविधताएं आपको मिलेंगी। उत्तर में जहां एक तरफ आप देखेंगे कि पर्वत ही पर्वत हैं, वहीं अगर पर्वत के ये वाला क्षेत्र अगर मानचित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तर में, तो आप देखेंगे तो पूरा पर्वत ही पर्वत है। तो इसे एक अलग पर्वतीय प्रदेश कह दिया गया, क्योंकि उत्तर में है तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया, क्षेत्र हो गया। अगर इस पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में आप आए तो देखेंगे कि पूरा मैदानों का विस्तार है जो इन पर्वतों से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमा करने से बना है। तो इसे उत्तर का विशाल मैदान नाम दे दिया गया। अब इसके बाद आप देखेंगे तो इधर ये आपका बीच का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये जो पीले रंग से दिख रहा है, तो ये पूरा क्षेत्र पठारी है, तो इसे पठारी प्रदेश कह दिया गया। और प्रायद्वीप उसे कहा जाता है वह स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो चूंकि आप देखेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, तो जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है तो वो तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीप कह दिया गया, और इसमें जो ये क्षेत्र हैं उसे प्रायद्वीपीय पठार कह दिया गया। अब इसके बाद जो आता है ये आप देखेंगे समुद्र के ये जो तटवर्ती क्षेत्र हैं तो इसको तटवर्ती मैदान। और एक अगला जो आता है तो ये द्वीप समूह, यहाँ आप देखेंगे लक्षद्वीप है जो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडमान बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब अगर भारत की बात करें भौतिक प्रदेश की, तो भूआकृतिक दृष्टि से भारत में जैसा कि मैंने बताया काफी विविधताएं पाई जाती हैं। स्थलाकृति की ये विषमताएं जो हैं भूगर्भिक संचलन, भूगर्भिक संरचनाएं, जलवायु की विषमता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो लगभग 11% जो भाग है वो पर्वतीय है, 18% भाग जो है वो पहाड़ी है, 28% भाग पठारी है और 43% भाग मैदानी है। इस प्रकार भारत को इन उच्चावचीय स्वरूपों के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भागों की जो बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हुए एसपी चटर्जी, उन्होंने भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, और ये भारत का जो राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित हुआ था 1964 में। तो उन्होंने जो 4 भौतिक प्रदेश बताए थे उसमें उन्होंने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद तटवर्ती मैदान उन्होंने बताए। बाद के समयों में जो विद्वान हुए उन्होंने एक अगला जोड़ा द्वीप समूह, तो ये 5 हो गए। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं खास करके कक्षा 11 की, उसमें कक्षा 11 की भूगोल की किताब में 6 भौतिक प्रदेश दिया हुआ है।
यहाँ पे आप मानचित्र में देख रहे हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिमी जो मैदान का, उत्तर का विशाल मैदान में जो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, ये थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो बाद में एनसीईआरटी की किताबों में इसे एक अलग प्रदेश बना दिया गया, थार का मरुस्थल। हालांकि इसको हम लोग विशाल मैदान में ही पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से भारत को मुख्य रूप से कहा जाए तो 4 और एनसीईआरटी के हिसाब से कहें तो 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब इन भौतिक प्रदेशों में से पहला जो भौतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो अब इसको भी उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको भी उच्चावच के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगर सबसे पहले स्थान पे देखेंगे तो ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय और फिर पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ भी उसी का विभाजन दिखाया गया है। उत्तर का ये जो पर्वतीय भाग है, इसमें पहला आपको बताया गया था ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां। ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में उनकी समानांतर श्रेणियों के आधार पर बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। फिर हिमालय को भी 3 उसकी जो समांतर श्रेणियां हैं उसमें भी बांटा गया है 3 भागों में। एक बृहद हिमालय या महान हिमालय, इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसे हिमांचल हिमालय भी बोला जाता है। और इसके बाद बाह्य हिमालय है, जिसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे। ट्रांस हिमालय आप लोग देख रहे होंगे, ट्रांस हिमालय में जैसा बताया गया कि ये काराकोरम, उसके बाद ये उसके दक्षिण में देखेंगे तो लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद ये जांस्कर श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी जो तिब्बत की तरफ जिसका विस्तार है उसे कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आप लोग इधर देख रहे होंगे तिब्बत की तरफ, पूरब की तरफ इस लद्दाख श्रेणी का विस्तार है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं। भारत के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो पामीर की ग्रंथि पाई जाती है, पामीर की गांठ पाई जाती है। भौगोलिक शब्दावली में ग्रंथि का मतलब होता है जहां पे कई पर्वत श्रेणियां आके आपस में मिलती हैं। तो ये जो पामीर की ग्रंथि है, यहाँ से कई पर्वत श्रेणियां निकलती है। एक तो निकलती है इधर चीन की तरफ, जो देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है टियानसेन पर्वत श्रेणी, उसके दक्षिण में निकलती है क्युनुलुन पर्वत श्रेणी, और इसी पामीर की गांठ से निकलती है ये काराकोरम श्रेणी, जो भारत में इसका जिसका विस्तार है। फिर उसके नीचे लद्दाख है और जांस्कर है। और अगर पश्चिम की तरफ देखें तो हिंदकुश पर्वत इस पामीर ग्रंथि से निकलती है, जो भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, खास करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो टियानसेन पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी पे सबसे पहले चाय की खोज हुई थी। उसी के आधार पे इसका आप याद कर सकते हैं, जैसे टी आप देख रहे हैं, यहाँ टी मतलब चाय होता है, और टियानसेन यानी इसी टियानसेन पर्वत पे चाय की खोज सबसे पहले हुई थी। अब चूंकि एक चीज और, ये पामीर की गांठ को विश्व का छत भी कहा जाता है, जैसा आप लोग पढ़े भी होंगे। तो चूंकि आप देख रहे हैं कई पर्वत श्रेणियां ऐसे निकलती हैं कि इसकी आकृति जो है वो छाता के समान हो गई है या छत के समान हो गई है, देखिए। तो इसकी वजह से इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। अब इसके बाद ट्रांस हिमालय की एक एक श्रेणियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे ट्रांस हिमालय की, जैसा कि एक चीज और मैं यहाँ आपको बता दूं, ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है। ट्रांस जो है अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पार। तो हिंदी में कहें तो पार हिमालय, तो किसके पार, तो हिमालय के पार, यानी जो हिमालय की श्रेणी है उसके उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इस ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 4500 से 5500 मीटर के बीच है,
और ट्रांस हिमालय जो है 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है, जिसमें पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जांस्कर। अगर काराकोरम की बात करें, जो सबसे उत्तर में है भारत में, देखेंगे तो सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। कभी-कभी परीक्षाओं में आप लोग देखेंगे तो इन पर्वत श्रेणियों को क्रम से लगाने के लिए पूछ दिया जाता है। यहाँ आप स्लाइड पे देखें तो क्रम से लगाने के लिए पूछ दिया जाता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो क्रम से मिलान करने को दे देता है। तो यहाँ स्पष्ट है आपको, सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, फिर उसके बाद लद्दाख है और उसके बाद जांस्कर श्रेणी है। अब काराकोरम श्रेणी के बारे में अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। इस काराकोरम को एशिया का ऋण भी कहा जाता है, उच्च एशिया का ऋण भी कहा जाता है। ये जो ऊंचाई, इसकी जो लंबाई है वो 1000 किमी की लंबाई में एक सरल रेखा के रूप में है। और इसके बाद देखें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, जिसे गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। चूंकि कहा जाता है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वर्तमान समय में ये भारत में है नहीं। ये पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे POK के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में ये K2 पर्वत चोटी है। इसके बाद अगर और चोटियों की बात की जाए तो प्रमुख चोटियों में K2, हिंडन, ब्रॉड पीक, गसेरगोम, बहुत सारी आदि चोटियां हैं इस काराकोरम श्रेणी की। इसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं। तो उन हिमनदों की बात करें, जिसमें पहला है सियाचिन। सियाचिन हिमनद जो है काफी विवादित रहा है और काफी चर्चा में भी रहा है, और ये भारत का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। आप लोग जानते हैं कि 1984 में पाकिस्तान ने ये मानचित्र में आप लोग देख रहे होंगे, ये सियाचिन का जो क्षेत्र है, ये ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है। 1984 में पाकिस्तान ने इस पे क्या किया था, कब्जा कर लिया था। तो इसको खाली करवाने के लिए, इस पर पुनः कब्जा करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, और ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इस सियाचिन ग्लेशियर पर पुनः कब्जा किया था। ये विश्व की जो है सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र जो है ये। यहाँ से इस सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। इसके अलावा ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन के अलावा बाल्टेरो, साल्टेरो, हिस्पर, बटूरा, बिचापो, बहुत सारे ग्लेशियर और भी पाए जाते हैं इसमें। अब चूंकि एक विवाद अभी हुआ था, गलवान घाटी विवाद आप लोग चाइना के साथ हुआ था, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। ये सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है, आप लोग देख रहे होंगे तीर से यहाँ जो दिखाया गया है सियाचिन ग्लेशियर का। इसके ये यहाँ बगल में आपको दिख रही होगी गलवान वैली, रेड कलर से इसके पश्चिम में आप देख रहे होंगे, तो गलवान वैली दिख रही होगी। यहीं से, यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से। फिर इसके बगल से, नुब्रा नदी के जस्ट पश्चिम से सियोक नदी निकलती है, यहाँ बगल के चित्र में मैं दिखाया हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। और इसी सियोक नदी के जस्ट बगल में गलवान नदी निकलती है। मानचित्र में भी आप लोग देख रहे होंगे लाल रंग से दिखाया गया डॉट डॉट से। तो जो चाइना है, इस गलवान घाटी को, जो नदी की घाटी है, उसको पार करके इस पार जो भारत के क्षेत्र में है आ रहा था, और वही विवाद था। और इसके अलावा फिर एक विवाद यहाँ पेंगोंग सू झील यहाँ पे है, आप लोग दक्षिण में देख रहे होंगे, इसी गलवान वैली के दक्षिण में। तो इस झील का विस्तार भारत और जो अक्साई चीन का एरिया है, जो चीन के कब्जे में है, वहां तक है। तो इस पेंगोंग झील के माध्यम से भी घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था चीन। तो यही विवाद चल रहा था भारत और चाइना के बीच में पिछले समय, जो काफी चर्चा में रहा। अब एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि जो हम लोग मानचित्र बनाते हैं भारत का, वो जो मानचित्र इस तरह का आप लोगों को दिख रहा है, इस प्रकार का होता है। लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे
तो अगर उत्तर में देखें, ये गिलगिट बल्टिस्तान का जो क्षेत्र है वो चाइना के कब्जे में है पूरा। पाकिस्तान की तरफ अगर आप देखें तो ये जो हरे कलर की डॉट डॉट लाइन है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जिसको बोलते हैं, उसकी सीमा है। यही इसी के नीचे भारत का कब्जा है। फिर इधर से सियाचिन ग्लेशियर होते हुए फिर ये रेड लाइन गलवान वैली होते हुए, तो आप देखेंगे कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इधर पश्चिम में पाकिस्तान के कब्जे में है, और पूरब में देखेंगे तो ये पूरा अक्साई चीन का जो क्षेत्र है वो चाइना के कब्जे में है। और फिर एरिया जो है पाकिस्तान, यहाँ लिखा हुआ पाकिस्तान टू चाइना, यानी ये जो पाकिस्तान के क्षेत्र में था, लेकिन पाकिस्तान ने ये क्या किया गया, चाइना को दे दिया। तो एक्चुअल स्थिति आप देखेंगे तो इस समय जो कब्जे में भारत के हैं वो यही है। इसके बाद काराकोरम के बाद जो है वो लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है लाख दर्रों का घर। लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो राकापोसी है, जिसकी ऊंचाई 7788 मीटर है। राकापोसी विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है, तो वो राकापोसी है। अभी इसके बाद आप देखेंगे तो जो लद्दाख पठार है, जो लद्दाख चोटी है वो एक पठार के रूप में परिवर्तित हो गया है, उसका बहुत सारा हिस्सा, क्योंकि काराकोरम पर्वत से जो नदियां निकलती हैं वो लद्दाख को काट के समतल कर दी हैं, जिसके कारण ये एक पठारी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो इसमें ये भारत का जो है, इस हिसाब से देखेंगे तो जो लद्दाख पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और नुब्रा घाटी, पूगा घाटी तथा सेचर गैप घाटी लद्दाख पठार में ही पाई जाती है। यानी आप देखेंगे जो नुब्रा घाटी, अभी नुब्रा नदी निकली थी, इसके अलावा एक पूगा घाटी है, सेचर गैप घाटी है, ये लद्दाख पठार पर पाई जाती हैं। लद्दाख श्रेणी का जो पूरब की ओर विस्तार अभी मैंने बताया वो कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ मैं मानचित्र में वही बता रहा था आप लोगों को कि ये जो लद्दाख श्रेणी है इसका विस्तार आप देखेंगे जो पूरब की तरफ है, इसे कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ बता दूं कि इस लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में लेह शहर है, और उसके दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो सिंधु नदी के तट पे ही ये लेह शहर बसा है, जो यहाँ भारत का जो है सबसे कम वर्षा होता है। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में सबसे कम वर्षा इसी लेह क्षेत्र में होता है, और ये जो है लद्दाख की राजधानी है। इसके बाद सबसे दक्षिण में देखेंगे ट्रांस हिमालय की जो दक्षिणी श्रेणी है वो जांस्कर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है द्रास, वो इसी जांस्कर श्रेणी में है। इस जांस्कर पर्वत श्रेणी में शेषनाग तथा बेरीनाग झील पाई जाती है। अगर शेषनाग झील की बात की जाए तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है। ये शेषनाग झील जो है वो झेलम नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, जिसमें कश्मीर शहर बसा हुआ है। झेलम नदी जो है बूलर झील का निर्माण करती है। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा देखेंगे तो जो झेलम नदी है वो भारत और पाकिस्तान की एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है कुछ दूरी तक। इसके बाद झेलम नदी के तट पे श्रीनगर शहर भी बसा हुआ है। तो ये ट्रांस हिमालय था। अब ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। सचर जोन एक भ्रंश क्षेत्र है, थ्रस्ट है, वो चूंकि जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो होता है, यानी भूगर्भिक संरचना जब आप पढ़ेंगे हिमालय का तो उसमें पढ़ने को मिलता है। तो ये ट्रांस हिमालय हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है।
हिमालय का निर्माण जो है वो तृतीय काल में हुआ था, आज से लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भूसन्नति से हुई थी, आप लोग भी जानते हैं, इसलिए टेथिस सागर को हिमालय का पालना भी कहा जाता है। यह नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है अगर आप देखें तो। इसके अलावा हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसके प्रथम और द्वितीय स्थान पे कौन है? तो अगर लंबाई की दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज की पर्वतमाला है, जो दक्षिणी अमेरिका के सागर पश्चिमी तटीय क्षेत्र में फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक। इसके अलावा दूसरे स्थान पर देखेंगे तो रॉकी पर्वत श्रेणी है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे फैला हुआ है। और तीसरे स्थान पे हिमालय है, और चौथे स्थान की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है, वो है लंबाई की दृष्टि से अगर बात की जाए तो। अब हिमालय को आप देखेंगे तो 3 समांतर श्रेणियों में विभक्त किया गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। अब इसमें से एक एक को हम लोग देखेंगे। महान हिमालय की बात की जाए तो इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी अधिकांश चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, हिम से ढकी रहती हैं, इसीलिए इसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। यह देखेंगे तो पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बारवा तक लगभग 2500 किमी की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी दक्षिणी ढाल जो है उत्तरी ढाल की अपेक्षा काफी तीव्र है। अब इसकी प्रमुख चोटियां अगर देखें, महान हिमालय की प्रमुख चोटियों की अगर बात की जाए तो सबसे पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ नंगा पर्वत, उसके बाद ये आप लोग देखेंगे कि परीक्षाओं में कभी कभी क्रम लगाने के लिए पूछ देता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ ये पर्वत चोटियों को क्रम से लगाइए। तो अगर सबसे पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ नंगा पर्वत है, इसके बाद देखेंगे तो कामेत है, उसके बाद देखेंगे तो त्रिशूल है, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, और यहाँ पे नामचा बरवा। तो आप देखेंगे तो ये नंगा पर्वत पीओके में है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है अभी जो मानचित्र में हम लोग देखें। इसके बाद कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। इसके बाद आप देखेंगे तो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में पाए जाते हैं। इसके अलावा कंचनजंगा सिक्किम में है, और नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। महान हिमालय की चोटियों की बात की जाए तो कभी कभी ऊंचाई के हिसाब से भी क्रम लगाने को दे देता है आप लोगों को परीक्षाओं में कि ऊंचाई के हिसाब से बताइए। तो सबसे आप लोग जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8848 मीटर ऊंचा है, ये नेपाल में है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा का मतलब होता है नेपाली भाषा में स्वर्ग का शीर्ष। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में देखें तो चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। यानी चोमोलुंगमा का अर्थ तिब्बती भाषा में आप देखेंगे तो उसका अर्थ जो होता है वो होता है ब्रह्मांड की देवी। अब माउंट एवरेस्ट के बाद देखें तो दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है वो कंचनजंगा है। ये इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है। अभी मैंने बताया कि जो ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी पे केटू या गाडविन आस्टिन जो 8611 मीटर ऊंचा था, कहा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो भारत में है नहीं, विवादित है, पाक अधिकृत कश्मीर में है।
तो अगर वर्तमान में देखें, निर्विवादित रूप से देखें, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 8,598 मीटर जो है कंचनजंगा है, और ये हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है। कभी कभी परीक्षाओं में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछ देता है कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लोग गार्डविन आस्टीन या K2 को लगा के चले आते हैं परीक्षाओं में। हालांकि अभी मैंने बताया कि वो हिमालय पे नहीं है, ट्रांस हिमालय पे है। जो K2 है या गार्डविन आस्टीन है वो हिमालय पे नहीं, ट्रांस हिमालय पे है। तो अगर हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो वो होगा कंचनजंगा। अगर विश्व में पूछता है तो आपका K2 या गार्डविन आस्टीन होगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो निर्विवादित रूप से है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, प्रथम स्थान पे माउंट एवरेस्ट है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो जो कंचनजंगा है वो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रथम दो पे कौन है, तो माउंट एवरेस्ट, और दूसरे पे है K2, और तीसरे पे हो जाएगा कंचनजंगा अगर विश्व की बात की जाती है। तो अगर हिमालय की बात की जाती है तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कंचनजंगा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मकालू है 8,481 मीटर, धौलागिरी है 8,172 मीटर, मनसालू है 8,152 मीटर, नंगा पर्वत है 8,126 मीटर, नंदा देवी उत्तराखंड में है 7,817 मीटर, नामचा बरवा जो है यहाँ गलत लिखा गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा, और ये 7,756 मीटर है। अब आते हैं महान हिमालय के हिमनदों की बात करते हैं। तो महान हिमालय में भी बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं। इनका भी कभी कभी परीक्षाओं में क्रम लगाने को पूछ देता है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो सबसे पश्चिम में आप देखेंगे तो पाया जाता है यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, संतोपथ, गोसाई धाम, जेमू। ये महत्वपूर्ण हिमनद हैं महान हिमालय के। इनको आप देखेंगे तो कभी कभी क्रम लगाने को पूछ देता है, या तो पश्चिम से या पूरब से। अब देखें तो इन हिमनदों से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। अब देखेंगे यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, और चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, संतोपथ से अलकनंदा निकलती है, गोसाई धाम से कोसी नदी निकलती है, जेमू से तीस्ता नदी निकलती है। इसमें एक हिमनद पिछले समय में काफी चर्चा में रहा था, चोराबारी जो ग्लेशियर है, चोराबारी हिमनद है, वो काफी चर्चा में रहा था। आप लोगों को याद होगा कि उत्तराखंड में एक तबाही आई थी, एक बाढ़ आई थी काफी भयंकर रूप से, जिसमें काफी जनधन की हानि हुई थी। वो इसी ग्लेशियर के परिणाम स्वरूप वो बाढ़ आई थी। चोराबारी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट के जो गांधी एक झील था चोराबारी ग्लेशियर के जस्ट नीचे, ये जो मंदाकिनी नदी है वो चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, और चोराबारी के जस्ट नीचे आप देखेंगे मानचित्र में, प्राकृतिक मानचित्र में, तो एक झील बना हुआ था प्राकृतिक रूप से, गांधी झील। उस झील में चोराबारी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूट के आ गया। तो जब ग्लेशियर का हिस्सा चोराबारी गांधी झील में आया तो उस झील का जो पानी था वो ओवरफ्लो कर गया, और वो पानी बाढ़ के रूप में तबाही लेके आया। अब बात करें महान हिमालय के प्रमुख दर्रों की, तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे बुर्जिल जो जिला दर्रा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। हिमाचल में शिपकिला, उत्तराखंड में थांगला लिपुलेख, सिक्किम में नाथुला, जेलेपला, और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला। यहाँ मानचित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये महान हिमालय रेड कलर से है, और इसमें जो दर्रे दिखाए गए हैं। इसके बाद महान हिमालय के अगर दक्षिण में आते हैं तो उसके समानांतर एक और श्रेणी फैली हुई है, जिसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय के या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह बृहद हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, और इसकी ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई जो है वो 3,000 मीटर है। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच पाई जाती है।
अगर मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है। जो मध्य हिमालय है या लघु या निम्न या हिमांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, वो एक कंटिन्यूअस पर्वतमाला के रूप में नहीं है। ये कई टुकड़ों में पाया जाता है और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप लोग यहाँ जो चित्र है इसमें आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं, एक श्रेणी के रूप में फैली हुई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आप आएंगे तो एक श्रेणी फैली हुई है, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधार के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में आएंगे तो एक श्रेणी फैली हुई है, उसे नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद नेपाल में आएंगे तो एक श्रेणी यहाँ फैली हुई है नेपाल में, तो इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और ये दार्जिलिंग के पास जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है, दार्जिलिंग के पास ये क्या होता है, ये जो महाभारत श्रेणी है या लघु हिमालय की जो बात हो रही है, वो बृहद हिमालय या महान हिमालय से आके मिल जाता है। यानी एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि जो लघु हिमालय है वो एक कंटिन्यूअस श्रेणी के रूप में नहीं है, एक खंड खंड श्रेणियों के रूप में पाया जाता है, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में इसको जानते हैं। और यह दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है वहां आके बृहद हिमालय से मिल जाती है। अब इसे खंड खंड होने का यानी टुकड़े टुकड़े अगर कहें तो होने का कारण क्या है, तो बृहद हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो क्या करती हैं, इन पर्वत श्रेणियों को काट के अलग अलग खंडों में विभाजित कर दी हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में झेलम नदी इधर से निकलती है, इसके बाद कश्मीर घाटी का यहाँ निर्माण होता है, इसके बाद कुल्लू कांगड़ा घाटी, ब्यास नदी निकलती है, वो काट के इसको एक खंड में विभाजित करती है। फिर यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी के किनारे मसूरी घाटी का निर्माण होता है, तो ये भी काट के एक खंड का निर्माण कर देती है। ऐसे ही यहाँ से काठमांडू घाटी जो है बागमती नदी के किनारे घाटी में विकसित हुआ है। जो काठमांडू शहर है वो इसी बागमती नदी द्वारा बनाए गए काठमांडू घाटी में बसा है। तो घाटियां, इसके बाद आगे आते हैं तो आप देखेंगे कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच समतल मैदान पाए जाते हैं। इन समतल मैदानों पर घास उग जाते हैं, तो इनको समतल मैदानी जो भाग हैं जिसपे घास उग जाते हैं उनको पश्चिम में मर्ग और पूर्व में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। अब इनकी बात की जाए तो इन्हीं ये जो मर्ग का विकास हुआ है वो हिमानीकृत महीन मिट्टियों से हुआ है। जो हिमानीकृत यानी हिम के द्वारा जो घिस घिस के जो हिमनद होते हैं वो घिस घिस के ढाल के सहारे नीचे की तरफ खिसकते रहते हैं, और जैसे ही ऐसे स्थान पे हिमनद पहुंचते हैं जहाँ का तापमान हिमांक से ऊपर होता है तो वो पिघलने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में वो अपने साथ घिस के जो मिट्टी को लाए होते हैं वो उस पानी के साथ बह के उनके जो तटवर्ती आसपास के क्षेत्र होते हैं वहां जमा हो जाते हैं। तो इन्हीं महीन मिट्टियों के सहारे इन घास युक्त समतल मैदानों का विकास हुआ है जिसपे घासें पाई जाती हैं। और ये इन मिट्टियों को कहीं कहीं करेवा के नाम से जानते हैं, और ये करेवा जो है केसर की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, यहाँ जाफरान की खेती होती है, केसर की जो एक प्रजाति है। इसके अलावा बात करें तो जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों पर आप देखेंगे तो कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, ये गुज्जर बकरवाल, ये ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास मतलब आप देखेंगे तो गर्मियों में ये पर्वतों की चोटियों की तरफ चले जाते हैं, जब बर्फ पिघल जाता है तो पर्वतों की चोटियों की तरफ अपनी भेड़ और बकरियों को लेके चले जाते हैं। और जैसे ही ठंडी का मौसम आता है, बर्फ जमने लगती है, तापमान घटने लगता है,
तो ये इन घाटियों में दक्षिण की तरफ पुनः वापस आ जाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो उत्तराखंड के जो बुग्याल है या समतल घास के मैदानी भाग हैं, उसमें भी एक जनजाति पाई जाती है बद्दी, सॉरी भोटिया, वो भी ऋतु प्रवास करती है। और जो बद्दी जनजाति पाई जाती है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब कुछ जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है, इस पे कुछ हिल स्टेशन पाए जाते हैं। हिल स्टेशन मतलब स्वास्थ्यवर्धक स्टेशन। जो अंग्रेजों ने क्या किया था, क्योंकि अंग्रेज ऐसे क्षेत्र से शीतोष्ण कटिबंध से आते थे जहां तापमान कम होता था। चूंकि भारत में गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत हो जाती है, तो इसके लिए उन्होंने पहाड़ों पे गर्मी के दिनों में अपने आवास के रूप में चुना और कई हिल स्टेशनों का विकास किया। तो इन्हें स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी कहा जाता है। आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में हिल स्टेशन के रूप में इस मध्य हिमालय या लघु हिमालय में श्रीनगर, पहलगाम, पटनी टॉप महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश में आप आते हैं तो शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, मैक्लियोडगंज, कसौल। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल, चकराता, रानीखेत, लैंसडाउन, अल्मोड़ा और भी बहुत सारे हैं। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बात करें तो दार्जिलिंग महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है इस मध्य हिमालय के। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, इसे शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। यह लगभग 40 किमी चौड़ा है। शिवालिक श्रेणी पाकिस्तान के पोटवार पठार से प्रारंभ होकर भारत में कोसी नदी तक निरंतर पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद बीच में जो है ये खंडित हो गया है, पुनः यह उत्तराखंड में ये दृष्टिगत होता है। इन पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां, यानी जो शिवालिक श्रेणी है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो इसको जम्मू पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इनको शिवालिक पहाड़ियां, नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता नदी के बाद ये खंडित हो गया है, पुनः अरुणाचल प्रदेश में ये आपको दृष्टिगत होगा, दिखाई देगा। तो वहां पे इसे डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य में आप देखेंगे समतल घाटियां जो हैं पाई जाती हैं। इन समतल घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें तो देहरादून और हरिद्वार। पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग जिला है उस क्षेत्र में इस द्वार को दुआर के नाम से जाना जाता है। और वहां पर इस समतल मैदानी भागों में चाय की खेती की जाती है। अब दो जो हिमालय उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में जो तीन भागों में बांटा गया था, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो ट्रांस हिमालय और हिमालय हम लोग देख लिए। पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, इसको मानचित्र के द्वारा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर ये पूर्वांचल में आप देखेंगे तो पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7 राज्य आप देखेंगे तो पाया जाता है। यहाँ आप अगर पहाड़ी ये देखें, आप यहाँ पे महान हिमालय की ये श्रेणी है और यहाँ पे यांग्याप दर्रा है जहाँ पे नामचा बरवा श्रेणी पाई जाती है। और इसी दर्रे के पास से यांग्याप दर्रे के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अब उसके दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर्वत श्रेणियां जो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो शिवालिक श्रेणी है वो अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखाई देती है। तो यहाँ इसको डाफला, मीरी, अभोर और मिसमी के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में।
फिर अगर इधर पूरब की तरफ आप आएँगे तो एक श्रेणी यहाँ नामचा बरवा के बाद यह दक्षिण की तरफ मुड़ गई है, जो हिमालय की श्रेणी है, उसे पटकोई बूम। नागालैंड में आएँगे तो इसे नागा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मणिपुर में आएँगे तो मणिपुर की पहाड़ियाँ या लेमाटोल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आप आएँगे मिज़ोरम में, तो इसे मिज़ो की पहाड़ियाँ या लुसाई की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। त्रिपुरा में आएँगे तो इसे त्रिपुरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसमें एक सवाल अक्सर पूछ दिया जाता है आप लोगों से परीक्षाओं में कि भारत का सबसे पूर्वोत्तम राजधानी कौन-सा है? सबसे पूर्वोत्तम राजधानी आप देखेंगे तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, वो सबसे पूरब में पाई जाती है भारत में। और इस नागा पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी आप देखेंगे तो सारामती है। माउंट सारामती इस नागा पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है। और मिज़ो पहाड़ी की बात करें तो इसे सबसे ऊँची चोटी ब्लू माउंटेन है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मेघालय में शिलांग पठार पाया जाता है। हालाँकि हिमालय पर्वत श्रेणी से इसका कुछ भी लेना-देना नहीं है। ये प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पूर्वोत्तर में था तो यहाँ मानचित्र में मैं दिखा दिया हूँ आप लोगों को। यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया की 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इधर आएँगे तो मिकिर। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इस शिलांग पठार पे और ये प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ सामान्य ज्ञान के लिए कि जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, माउसिन राम वो यहीं पाया जाता है। क्योंकि ये जो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो एक कीप के आकार की हैं, कीपाकार रूप में हैं। तो जब ये मानसूनी हवाएँ प्रवेश करती हैं इसमें, तो प्रवेश करने के बाद ये बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिसके कारण इसके आकार के कारण उसी क्षेत्र में संघनित होके बारिश करवाती हैं, जिसके कारण यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो भौतिक प्रदेश का पहला था, जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए और बहुत-बहुत धन्यवाद।